अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस पे हम बात करते हैं आज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, KE। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है वो शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो अगर हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, और शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसका ताल्लुक़ होता है उसके रिस्क से, कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उस कंपनी में कितना रिस्क मौजूद है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाएगा। सो हायर दी रिस्क, हायर वुड बी दी रेट ऑफ रिटर्न। तो अब क्वेश्चन ये है कि शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो फिक्स नहीं होता लाइक डेट फाइनेंसिंग, तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्योंकि अगर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि कंपनी के पास इक्विटी फाइनेंसिंग मौजूद होती है। तो नॉर्मली तो शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, वो दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एक मेथड हमारे पास है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपएम, और दूसरा मेथड हमारे पास है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कैलकुलेशन करेंगे तो हम फ्यूचर डिविडेंड को बेस बनाएंगे शेयर होल्डर्स के रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, और जब हम कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल को यूज़ करते हैं तो हम रिस्क को बेस बनाते हैं शेयर होल्डर्स के रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। तो आज हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को एक्सप्लोर करते हैं। मकसद हमारा क्या है? शेयर होल्डर्स रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना। ये रिस्क बेस्ड मॉडल है और इसके अंदर हम जो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वो रिस्क की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें तीन टर्मिनोलॉजीज़ हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कहाँ से आएगा? दूसरी टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, देखिए स्टॉक मार्केट से हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। और एक होगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बीटा फैक्टर। इस मॉडल में ये बीटा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये बीटा फैक्टर ही डिसाइड करता है कि एक कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न दूसरी कंपनी से क्यों वेरी करता है। बीटा फैक्टर क्या होता है? बीटा फैक्टर रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के रिस्क प्रोफाइल को। याद रहे, कंपनी में जब हम रिस्क को क्लासिफाई करते हैं तो रिस्क दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। एक बिज़नेस रिस्क होता है जो कि हर बिज़नेस के अंदर होता है, और एक फाइनेंशियल रिस्क होता है जो कि उन कंपनीज़ में मौजूद होता है जिनके पास डेट फाइनेंसिंग हो, यानी कि गियर्ड कंपनीज़। जिन कंपनीज़ में डेट फाइनेंसिंग नहीं होती उनके रिस्क के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। हम इस बिजनेस रिस्क को भी क्वांटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल गियरिंग, और हम इस बिजनेस रिस्क को भी क्वांटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल गियरिंग। तो फिर इससे हमारे पास टोटल गियरिंग आ जाती है, टोटल रिस्क प्रोफाइल हमारे सामने आ जाती है। अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बीटा फैक्टर जो होता है वो अल्टीमेटली रिस्क को रेफ़र कर रहा होता है। बीटा फैक्टर में किस चीज़ के बारे में बता रहा होता है? बीटा फैक्टर हमें बिज़नेस के रिस्क प्रोफाइल के बारे में बता रहा होता है कि बिज़नेस का रिस्क प्रोफाइल क्या है। और यहाँ से फिर हम आगे अपनी चीज़ें वर्कआउट कर रहे होते हैं।
सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्दर। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, बीटा फैक्टर हमें रिस्क प्रोफाइल के बारे में बताएगा। तो कंपनी का जो बीटा होगा वो या तो 1 से ज़्यादा होगा, या लेस देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा। अगर कंपनी का बीटा 1 से ज़्यादा है तो कंपनी इज़ रिस्की एज़ कंपेयर टू मार्केट। एवरेज मार्केट के मुकाबले में कंपनी ज़्यादा रिस्की है, यानी कि एवरेज रिटर्न के मुकाबले में कंपनी ज़्यादा रिटर्न देगी, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ कंपनी का जो रिस्क होगा वो लेस रिस्की कंपनी होगी, और यहाँ पर कंपनी का जो रिस्क होगा वो इक्वल होगा, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो बराबर होगा। जब हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज़ करते हैं तो हम एक अजम्पशन लेते हैं आउट ऑफ फ्यू, और वो अजम्पशन ये होती है कि इन्वेस्टर ने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ है। व्हाट इज़ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर एक कंपनी में और एक इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बल्कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की डिफरेंट कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो अब उससे होगा क्या, वो क्यों करता है? वो ये काम इसलिए कर रहा होता है कि वो रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है। रिस्क रिडक्शन के लिए वो ये टेक्निक अडॉप्ट कर रहा होता है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर मल्टीपल कंपनीज़ में पैसा लगाकर हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं? तो पहले हम ज़रा इस बारे में रिस्क की बात करते हैं कि इस तरह रिस्क को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है स्टॉक्स के अंदर सिस्टमेटिक रिस्क, और एक होता है शेयर्स के अंदर अनसिस्टमेटिक रिस्क। जब हम ये कहते हैं कि रिस्क रिड्यूस होगा तो वो कौन सा रिस्क रिड्यूस होगा? क्या रिस्क ज़ीरो हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है? तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? तो सबसे पहले तो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क विच इज़ ऑल्सो नोन एज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी के गोडाउन में आग लग गई और उसका स्टॉक डैमेज हो गया। अब उसका नुकसान उस पर्टिकुलर कंपनी को होगा, दूसरी कंपनी को नहीं होगा। सीईओ किसी कंपनी का जो है वो रिज़ाइन करके चला जाता है, किसी कंपनी का एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होगा। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कंपनी स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि वो मार्केट में हर कंपनी को फेस करने पड़ते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क भी कह सकते हैं इसको हम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इकॉनमी में इन्फ्लेशन का हाई होना, इकॉनमी में रिसेशन का आ जाना, कॉरपोरेशन टैक्स रेट इंक्रीज़ हो जाना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे मेजॉरिटी ऑफ दी कंपनीज़ को। तो अब हम एक अजम्पशन लेते हैं कि जब इन्वेस्टर ने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ है तो ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क की हम बात कर रहे हैं, दिस वन, ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क हमने एज्यूम किया हुआ है, ये वाला दिस वन, ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट होगा? अगर एक कंपनी को पर्सनल रिस्क की वजह से उसके स्पेसिफिक रिस्क में नुकसान हो रहा है तो दूसरी कंपनी को फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये हम नेट ऑफ कर देते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि ये हमारे पास क्या है, ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है और ये ख़त्म हो जाएगा। एज़ फार एज सिस्टमेटिक रिस्क इज़ कंसर्न, तो सिस्टमेटिक रिस्क ख़त्म नहीं होता। क्यों ख़त्म नहीं होता? क्योंकि हर कंपनी को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जब हमने ये अजम्पशन ली कि एन इन्वेस्टर होल्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क एलिमिनेट हो गया, ये हमारी अजम्पशन है। प्रोवाइडेड दैट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और उसकी डेफिनेशन मीट हो रही है, तो ये क्या हो गया? ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ इन्वेस्टर इज़ ओनली लुकिंग फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। किस रिस्क के अगेंस्ट उसको रिटर्न चाहिए? उसको इस रिस्क के अगेंस्ट रिटर्न चाहिए, बाकियों के अगेंस्ट क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के बाद
उसका अनसिस्टमेटिक रिस्क एज्यूम टू बी क्या हो चुका है, 0। सो दैट मीन्स आपका जो बीटा फैक्टर है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका बीटा फैक्टर रिफ्लेक्ट करता है ओनली सिस्टमेटिक रिस्क को, वो अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो टोटल रिस्क को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। एंड रिमेंबर दिस इज़ एन अजम्पशन, ये कोई रियलिटी नहीं है। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब होगा कि इतनी ज़्यादा कंपनीज़ में इस इन्वेस्टमेंट की जाए कि वो नेट ऑफ होके ज़ीरो हो जाए। तो तकरीबन आपने 20 to 25 डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तब जाके हमारी ये अजम्पशन वैलिड बनती है। अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की कैलकुलेशन, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा फैक्टर। याद रहे हमें बीटा फैक्टर कंपनी का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और बीटा फैक्टर और शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। RM माइनस RF को हम नाम देंगे रिस्क प्रीमियम। क्यों इसे रिस्क प्रीमियम कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट स्टॉक्स के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज्यूम टू बी 100% रिस्क फ्री, तो उससे जो रिटर्न मिलता है सपोज़ 2%, तो वो कहलाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बग़ैर रिस्क लिए। तो अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन द होल RM माइनस RF हमें क्या बताता है कि जी इतना एक्सेस रिटर्न हमें हासिल होगा स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद। तो प्रीमियम क्या हुआ हमारे पास, 10% माइनस 2%, इसका मतलब है स्टॉक मार्केट में अगर हम जाते हैं तो 2% मिनिमम रिटर्न तो हमें मिलेगा RF, लेकिन ओवर एंड अबव कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। और मार्केट का रिटर्न अगर 10% चल रहा है तो उसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि हमें 10% भी मिल सकता है, 10% से ज़्यादा भी मिल सकता है। नाउ ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारी इस बीटा फैक्टर की वैल्यू के ऊपर, क्योंकि RF पूरी इकोनॉमी में सेम रहेगा, RM स्टॉक मार्केट का सेम होगा। इट इज़ द बीटा फैक्टर दैट चेंजेस द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी। लेट्स एज्यूम बीटा फैक्टर, लेट्स एज्यूम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारा 2% है, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और हम जिस कंपनी का निकाल रहे हैं उसका बीटा है हमारे पास 1। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10%। तो देखें जब बीटा 1 के बराबर होता है तो मार्केट बीटा भी 1 होता है। तो जब बीटा 1 के बराबर हुआ तो जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%, जो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न है वो हो गया सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं एक कंपनी का कैलकुलेशन करता हूँ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सेम है, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10% है माइनस RF, और ये हो जाता है अगर 1.2, यानी कि कंपनी ज़्यादा रिस्की है। तो अब हमारे पास जो फिगर आएगी 2% प्लस 8 इंटू 1.2 9.6%, और कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 11.6%, जो कि RM से ज़्यादा हो चुका है। ना क्वेश्चन इज़ ये RM से ज़्यादा कैसे हुआ, ये RM से ज़्यादा क्यों हुआ, उसकी वजह है बीटा फैक्टर, क्योंकि बीटा फैक्टर 1 से ज़्यादा है तो ये आंसर भी RM से ज़्यादा आएगा। लाइकवाइज अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी ऐसी कंपनी की कि जिसका बीटा फैक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल 0.8 है, तो अब 2% यहाँ आया, प्रीमियम हमारे पास आया 8% मार्केट का, मल्टीप्लाई बाय 0.8, 8 इंटू 8 6.4 और 2 8.4%। सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर अब हमारा रेट ऑफ रिटर्न मार्केट के मुकाबले में कम हो गया, क्योंकि हमारी कंपनी लेस रिस्की कंपनी है। सो ओवरऑल दिस मॉडल इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द investors required rate of return based on the risk criteria, जिसमें हमने सिस्टमेटिक रिस्क की बात की, अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात की कि किस तरीके से शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जाए।